मेंटल हेल्थ, सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ हार्म, कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। क्या कास्टिज्म की वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दलितों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है? आपको डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चों को कॉलेज में ऐसे बोलते हैं कि तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुझे तो डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा। कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि उनको तो जमाई बना का, तुम तो सरकारी जमाई हो, तुमको तो सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा। ये जो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की वजह से भी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। जो एक रिपोर्ट आती है उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये कहती है कि ही फेल्ड टू कोप अप विद द स्टडी, द कोर्स स्ट्रक्चर। तो वो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि इट वाज अ रीजन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन व्हिच वाज इफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली। आइडेंटिटी क्राइसिस जो बाकी लोगों में ज़्यादा नहीं है, वो दलित SC कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना सरनेम बताने से भी वो डरते हैं। जो मेंटल हेल्थ दलितों की है, जब वो उस पीड़ा से गुजरते हैं किसी भी जाति भेद से या किसी भी तरह की कास्ट एट्रोसिटी से, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं? उनको नींद नहीं आती, उनको बार बार फ्लैशबैक्स होते हैं कि उनके साथ जो हुआ है उसके फ्लैशबैक्स उनको होते रहते हैं। उनको अपने समाज, अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। पैनिक अटैक आना, पैनिक अटैक आना कि हर छोटी छोटी चीज़ में अगर उनको कोई अपना नाम भी पूछ ले, अगर कोई बोला है तुम्हें कोई मिलने आ रहा है, तो वो डर, तो भी वो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। तो हाउ डू यू सी कि जो दलित्स हैं, जो इस कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन में जी रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यही लाइफ है? उनको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। अच्छा। और ये जो हेल्पलेसनेस का जो फीलिंग होता है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी पूरा अंधेरा है आगे, तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्या दलित्स में मेंटल हेल्थ को लेके कोई अलग से स्टिग्मा है कि देखो ये तो नहीं, भूत प्रेत का मामला है ना, ये तो इसको किसी ने पोजेस कर लिया है? तो बहुत बार जब कोई भी हेल्थ इश्यूज़ होते थे तो हेल्थ इश्यूज़ में वो इसी तरह से दिखाते थे कि ये आपने कुछ गलत किया होगा इसलिए भगवान नाराज़ हुए हैं। तो इससे वो सुपरस्टिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, क्योंकि सुपरस्टिशन अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो कुछ कम्युनिटीज़ को उसका फ़ायदा होता है। जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस वाले बच्चे हैं, जैसे डॉक्टर रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तडवी फ्रॉम नायर हॉस्पिटल, वो भी इस तरह के कदम उठा लेते हैं। ऐसा बहुत सारे यूथ को और जो रिसर्चर है या जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं कम्युनिटी के, उनको लगता है कि जब हम कुछ सक्सेस अचीव करेंगे, हमें एक अच्छी डिग्री मिलेगी, तो शायद हमारा ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, लोग हमें रिकॉग्निशन देंगे। लेकिन जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उनमें आने वाला जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी हायर लेवल का होता है कंपेयर टू जो अदर दलित्स। तो उसकी वजह से वो ऐसे कदम लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कास्ट के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे हंसते हैं, या अभी भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मेंटल हेल्थ टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो करेंगे तो मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें हम प्रॉब्लम्स हम लोग कम कर पाएंगे। ये जब मैं बोलता हूँ तभी भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हंसते हैं, तो जात करता रहता है। यस, या फिर हम बोलते हैं कि अंबेडकर सबसे बड़े मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, ये जब हम लोग बोलते हैं तभी भी उनको पता नहीं चलता है। मेंटल हेल्थ, सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, सेल्फ हार्म, कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे कई वर्ड आपने सुने होंगे जो अब मेंटल हेल्थ से जुड़े होते हैं, जो बताते हैं कि कैसे आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो सकती है और आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो जो इस देश में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, काउंसलिंग, साइकाइट्रिस्ट ट्रीटमेंट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन एक दलित व्यक्ति के बीच में, उसके ज़िंदगी में कैसे मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है और उसमें कास्ट कैसे अहम भूमिका निभाती है, कास्ट कैसे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है और दलितों की मेंटल हेल्थ को बर्बाद कर देती है, क्या कास्टिज्म की वजह से, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दलितों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। इन्हीं तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नीलेश मोहिते हैं, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं और पिछले करीब 12 साल से एक साइकाइट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और फिलहाल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कम्युनिटी साइकाइट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और SC ST जो पेशेंट हैं उनको लेकर एक ख़ास तौर से इनिशिएटिव चला रहे हैं।
कई ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं जब हम रिपोर्टिंग करते हैं जिसमें जो व्यक्ति जाति की पीड़ा से गुजर रहा होता है उसका मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से हिल जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन क्या भारत में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि लोग दलितों की मेंटल हेल्थ को लेकर सीरियस डिस्कशन कर सके या उनको मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कर सके? तो मैं इसी ज़रूरी सवाल पर बात करने के लिए आज ये पॉडकास्ट का खास एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो डॉक्टर नीलेश मोहिते, आपका बहुत स्वागत है। जय भीम, कैसे हैं आप? जय भीम, बहुत अच्छा। मैं आपकी जो प्रोफाइल देख रहा था तो मैं देख रहा था कि आप SC/ST पेशेंट्स के साथ में मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं। तो मैं पहले तो ये समझूंगा कि मेंटल हेल्थ होता क्या है और फिर हम कास्ट के कंटेक्स्ट में कुछ सवाल लेंगे कि कैसे कास्टिज़म और मेंटल हेल्थ का जो इंटरसेक्शनैलिटी है, उनका जो कनेक्शन है, वो दलितों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। तो थोड़ा मुझे बताएं कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, क्योंकि बहुत सारे जो दलित समाज के वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं उनको समझ ही नहीं आता कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मेंटल हेल्थ अगर हम लोग सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये WHO भी ऐसे बोलती है कि मेंटल हेल्थ मतलब सिर्फ क्या आपको कोई मेंटल हेल्थ की बीमारी नहीं है, इसका मतलब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो बहुत बार इसको बीमारी से जोड़ा जाता है और बहुत बार साइकेट्रिस्ट लोग भी जब मेंटल हेल्थ की बात करने लगते हैं तो बहुत बार वो बीमारियों की बात करते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती है कि आपको बहुत अलग तरह का स्ट्रेस हो सकता है, वो जो बीमारी नहीं हो लेकिन स्ट्रेस हो सकता है। तो अगर आपको आइडेंटिटी को लेके, आपके जो एग्जिस्टेंस है उसको लेके अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं है और आप ओवरऑल आप जो काम है वो अपना अच्छे से कर पा रहे हैं विदाउट एनी स्ट्रेस, किसी से बिना डरे हुए, और आपको हर कोई भी कदम उठाने से पहले अगर आपको डर नहीं लगता है, आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि ये एक अच्छी मेंटल हेल्थ हो सकती है ओवरऑल समाज के लिए। इट्स नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, इट्स ए ओवरऑल वेलबींग कि आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, सब वेलबींग जब हम लोग उसको बोलते हैं तब हम उसको बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ किसी के अच्छी है। इट्स नॉट ओनली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, लेकिन बहुत बार मेंटल हेल्थ को मेंटल डिजीज से जोड़ा जाता है और मेंटल हेल्थ को हम लोग इग्नोर करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो वो किसी बीमारी, तो इवन बहुत बार जैसे कि मैं भी खुद जब नया साइकेट्रिस्ट हुआ था, या मेरे बहुत सारे दोस्त साइकेट्रिस्ट है, जब हमें कहीं पे बुलाया जाता है मेंटल हेल्थ पे टॉक करने के लिए, तो बहुत बार हम लोग उस टॉक में मेंटल डिजीज के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं। हाँ। कि ये डिजीज़ है, वो डिजीज़ है और आप लोग डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन मेंटल हेल्थ कैसी अच्छी रखनी है और ओवरऑल मेंटल हेल्थ क्या है कि जो खुद एक कॉन्फिडेंट खुद को महसूस करे, बिना किसी डर के, बिना किसी स्ट्रेस से एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके, उसको हम लोग मेंटल हेल्थ बोलेंगे। सो उसके अलावा हम लोग डिजीज़ की बात करने लग जाते हैं, लेकिन उसको डिजीज़ को प्रिवेंट अगर हम लोग कर पाएंगे देन वी कैन ब्रिंग द मेंटल हेल्थ। तो जैसा आप बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ माने स्ट्रेस फ्री लाइफ, और बिना किसी डर के जीना, बिना किसी आइडेंटिटी क्राइसिस के जीना। तो इन वर्ड्स में तो फिर दलितों का जीना तो मुश्किल है, क्योंकि हम जब इस देश में, हमारे भारत देश में पैदा होते हैं तो बचपन से ही हमें जाति से जुड़े अनुभव होते हैं, जातिवाद का शिकार होते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और एट्रोसिटीज़ हमारे लोगों पर होती हैं। तो दलितों की मेंटल हेल्थ का तो जिक्र नहीं होता कि मेंटल हेल्थ क्या, उनका फिजिकल हेल्थ ही सही से नहीं होता, उनका टीकाकरण नहीं होता, उनको पोषण आहार नहीं मिलता, तो मेंटल हेल्थ तो उनके दिमाग में भी नहीं आता। तो आप कैसे देखते हैं कि दलितों की मेंटल हेल्थ जो है वो कास्टिज्म की वजह से कैसे प्रभावित हो रही है? हाउ डू यू सी दिस? 5-6 मुद्दे हैं इसमें कि कैसे कास्ट एंड मेंटल हेल्थ का इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट चीज़ तो हम लोग देखेंगे कि बहुत बार कांस्टेंट ह्यूमिलेशन होता है हमारी कम्युनिटी के साथ में। तो उनको जाति के नाम से उनको बुलाया जाता है, या और ये सिर्फ गांव में नहीं होता, ये शहरों में भी होता है, इवन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी होता है। जैसे कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो एम्स है, जो एम्स हम लोग बोलते हैं कि मेडिकल का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, तो अभी तो पहले तो दिल्ली में ही एम्स था, लेकिन अभी बहुत सारे जगह पे एम्स हुआ है। तो रिसेंटली एक एम्स में ऐसे हुआ था कि उनका फर्स्ट MBBS का बैच कंप्लीट हो रहा था। तो उस MBBS के बैच कंप्लीट होने के टाइम में सब जो डॉक्टर्स बच्चे नए नए डॉक्टर्स बने थे, उन्होंने सोचा था कि हम लोग एक एप्रन खरीदेंगे, ये लास्ट डे है हमारे कॉलेज का, उस एप्रन पे हमारे दोस्तों के बारे में कुछ कुछ अच्छी बातें लिखेंगे कि आई विल मिस यू, यू आर ए गुड मेमोरी, हाँ रहेगा। तो कुछ बच्चों ने लास्ट डे में कुछ दलित बच्चों के जो उनके एप्रन थे उसमें लिखा था कि यू डोंट डिजर्व टू ड्रिंक वाटर विथ अस, लेकिन आज आप हमारे साथ डिग्री ले रहे हो। तो ऐसे उन्होंने लिखा। तो ये
आज की बात कर रहा हूँ, मैं अभी 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब कहाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये तो गाँव की बात है, या 50 साल पहले होता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। एंड अभी आप सोचिए कि समझो एक दलित बच्चे के ऊपर ये एप्रन पे लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ये अकेला लड़का अफेक्ट होगा। जितने लोगों ने ये बात सुनी होगी और जिनको ये पता चलता है, तो उनको भी अपने आइडेंटिटी के बारे में सवाल उठते हैं कि क्या मैं एक्सेप्टेड नहीं हूँ बड़े इंस्टीट्यूट्स में, या बहुत सारे जो पेरेंट्स होंगे, जो बाकी जो इंस्टीट्यूट के बच्चे होंगे, उनके ऊपर भी ये असर होगा कि वी आर नॉट एक्सेप्टेड देयर, वी आर नॉट एक्सेप्टेड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये तो मैं सिर्फ एकदम बड़े इंस्टीट्यूट की बात की, तो ऐसे बाकी जगह पे तो और नीचे में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होंगे, तो कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन आपको सहना पड़ता है। तो उसकी वजह से आपका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड देन सेल्फ डाउट की वजह से अगेन आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, वो तो नेक्स्ट स्टेज उसकी होती है। देन कॉन्स्टेंट डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव जो है अलग अलग, अभी जैसे मैंने बोला कि अभी डायरेक्टली आपको कास्ट के नाम से कोई नहीं बोलेगा, कास्ट अभी डायरेक्टली आपको तू चामार है ऐसे डायरेक्टली शायद नहीं बोलेगा, अभी बोलते लेकिन शायद नहीं बोलेगा, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। मेंटल अनटचेबिलिटी है, यस, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसकी वजह से भी माइक्रो एग्रेशंस बहुत सारे होते हैं। जैसे कि माइक्रो एग्रेशन से हम बोलेंगे कि आपको डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा, लेकिन बच्चों को कॉलेज में ऐसे बोलते हैं कि तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, तुझे तो डायरेक्टली एडमिशन मिल जाएगा, तेरे को तो कोटा मिल गया, तू तो डिजर्व नहीं करता, लेकिन तेरे को तो कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि उनको तो जमाई बना का, तुम तो सरकारी जमाई हो, तुमको तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह के जो ताने होते हैं उससे भी प्रभावित होते हैं। तो माइक्रो एग्रेशन जो है, तो इससे मतलब ये एक छोटा सा कोई बच्चे ने बोल दिया, अपने फ्रेंड ने शायद कैजुअली बोल दिया हुआ एक स्टेटमेंट होगा, बट दैट स्टेटमेंट कैन हॉन्ट पीपल फॉर लाइफ टाइम। तो वो हमेशा अपने आइडेंटिटी के ऊपर सवाल उठाता रहता है। तो ये जो माइक्रो एग्रेशंस होते हैं, दिखने में तो वो बहुत सीधे साधे होते हैं, और शायद वो एट्रोसिटी के केस में भी वो उसको नहीं आएंगे, लेकिन ये माइक्रो एग्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज ये हमेशा आपको आप डिजर्विंग है कि नहीं ये सवाल पूछते रहते हैं। तो इसकी वजह से इम्पोस्टर सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम एक चीज़ होती है। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि जब बहुत जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनको हमेशा बोला गया कि आप डिजर्विंग नहीं हो और आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो किसी बड़े जगह पे काम करने जाता है या कहीं पे भी काम करता है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर में रहता है कि परफॉर्म करने के प्रेशर में। तो हमेशा वो मतलब बाकी लोगों से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो ताना मिलेगा। वो थोड़ी सी भी गलती होगी और उसकी होगी, तो उस गलती को बहुत बड़ा किया जाएगा, मतलब उसके एफर्ट्स को मिनिमाइज किया जाएगा और उसके एफर्ट्स को उसके मिनिमाइज किया जाएगा, उसकी गलती को मैक्सिमाइज किया जाएगा। तो इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि वो जो आदमी है, जब उसको सक्सेस भी मिलता है तो भी वो उसे लगता है कि नहीं ये सक्सेस मुझे नहीं मिला है, मे बी मुझे तो शायद अपॉर्चुनिटीज मिली है उसकी वजह से मिला है। तो बहुत बार जो बच्चे रिजर्वेशन से जाते हैं, तो वो कितना भी बड़ा सक्सेस उनको मिल जाए, तो उसको हमेशा समाज तो उनको वही देखता है कि ये उनको तो ऐसे फ्री में मिल गया, कोई मेहनत नहीं किया। लेकिन कभी कभी उनको भी ऐसे लगने लग जाता है कि समाज ऐसे बोल रहा है, बिकॉज हम एक सोशल मतलब प्राणी है। आप सेम चीज बार बार सुन रहे हो, तो हमें भी खुद के सक्सेस के ऊपर भी विश्वास नहीं होता, डाउट हो जाता है। तो इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला, ह्यूमिलेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, माइक्रो एग्रेशन है। उसके बाद में एक और चीज़ होती है कि इंटरजनरेशनल ट्रॉमा। तो इंटरजनरेशनल ट्रॉमा अगर देखा जाए तो बहुत बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वो बोलते हैं कि शायद आपने जो डिस्क्रिमिनेशन सहा है वो आपके दादा परदादा या बहुत प्रीवियस जनरेशन्स ने उन्होंने किया होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, लेकिन आपने तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं सहा है, तो हाउ इट अफेक्ट्स यूर मेंटल हेल्थ। लेकिन इंटरजनरेशनल ट्रॉमा ऐसा होता है कि लेट्स एज्यूम कि समझो एक औरत है, 70 साल 80 साल पहले की बात कर रहे हैं, उसके साथ कास्ट को लेके कोई सेक्सुअल ट्रॉमा हुआ है। तो अभी वो ट्रॉमा के बाद में उसकी शादी हो गई और उसकी जो लड़की हुई, तो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा जो उसको हुआ था कास्ट की वजह से, उसका जो पेरेंटिंग स्टाइल होगा उस औरत का, वो थोड़ा सप्रेसिव होगा। वो जो अपनी बेटी होगी उसको थोड़ा सा और प्रोटेक्टिवली उसके साथ डील करेगी, उसको समझाएगी। तो वो जो उसकी लड़की होगी वो भी थोड़ी डरी डरी हुई उस प्रोटेक्शन फेज में वो आगे जाएगी, बिकॉज़ शी हैज गॉन थ्रू, तो उसका पेरेंटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद में उसकी जो बेटी होगी तो ये भी उसको उसी तरह से ये करेगी कि नहीं तुम्हारे दादी के साथ ऐसे हुआ था, तुम्हारे माँ के साथ ऐसे हुआ था। आप ये कह रहे हैं कि जो ट्रॉमा है वो जनरेशनल ट्रॉमा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हॉन्ट कर सकता है और परेशान कर सकता है। यस,
ये पास होता है। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि हमारे बहुत सारी स्टोरीज जो है, तो जो बचपन में हम लोग क्या स्टोरीज सुनते हैं कि तुम्हारे दादा के साथ ऐसे हुआ था, तुम्हारे पापा के साथ ऐसे हुआ था, तो स्टार्टिंग तो हमारी स्टोरीज की घर की स्टोरीज से ही होती है ना। और कॉन्फिडेंस भी फिर आप उसी से सीखते हैं ना कि आपने बताया कि अरे आपके पापा जो हैं वो तो वॉरियर थे, युद्ध में लड़ने गए थे, और हम बता रहे हैं कि आपके पापा को पानी छूने की वजह से पीटा गया, या उनके खेत में मत जाओ, वो जाति देख के मार देंगे। तो ये जो एक घर से फिर हमको ये कई बार चीज़ें जो पता चलती हैं कि कास्ट से जुड़ी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं, और फिर एक अंडर कॉन्फिडेंट व्यक्ति बन जाता है बाद में। यस, तो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा जो है ये काफ़ी हद तक आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ही हुआ हो। तो जैसे कि आपके प्रिविलेजेस जैसे ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके अपने कास्ट को उनका फायदा मिलता है, किसी ने परदादा ने जो प्रॉपर्टी बनाई हुई होती है, जो नाम कमाया होता है, वो जैसे ट्रांसफर होता है, कास्ट प्रिविलेज मिलता है। हाँ, कास्ट प्रिविलेज मिलता है। वैसे डिसएडवांटेज ऑफ कास्ट हो वो भी आपको ट्रांसफर होता है। तो ये जो इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा की वजह से भी मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हो सकती है, और हो रही है। तो अब और दूसरी एक चीज़ है कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो बाकी लोगों में ज़्यादा नहीं है, वो दलित SC/ST कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपना सरनेम बताने से भी वो डरते हैं। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक दोस्त है पुणे में, वो बता रही थी मुझे कि जब वो किसी के घर में जाती है, तो जब कोई उसको अपना सरनेम पूछता है, मतलब एक बार वो मुझे बोल रही थी कि वो और उसकी दोस्त वो किसी के घर में गए, वो अपर कास्ट के थे, और उन लोगों के घर में बहुत अच्छा उन लोगों का डिस्कशन हुआ, खाना पीना पिया, सब अच्छा हुआ। और जाने से पहले उन्होंने दोनों को अपना सरनेम पूछा। तो सरनेम पूछने के टाइम में उस लड़की की जो दोस्त थी वो सवर्ण थी, तो उसने तो एकदम इजीली बोल दिया कि मेरा सरनेम जोशी है। प्राउडली जोशी है, उसने बोल दिया। ब्राह्मण है, हम तो ठाकुर हैं। हाँ, लेकिन ये जो दूसरी दो लड़की थी वो चुप हो गई एकदम। हाँ, तो उन्होंने वापस पूछा, तो फिर भी वो चुप हो गई, और लास्टली फिर उसने फिर बोला कि मेरा सरनेम ये है। तो वो एक दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि कई बार ये अनुभव है हमारे लोगों के कि जब जाति के बारे में वो बताते हैं तो वो सहम जाते हैं, एकदम डर जाते हैं कि मैं कैसे बताऊं, मैं चमार हूँ, मैं भंगी हूँ, मैं मांग हूँ, मैं महार हूँ। वो एक स्टिग्मा जो कास्ट का उससे जुड़ा होता है, वो बताने में काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं हमारे लोग। और फिर सामने वाले को, क्योंकि हमको पता है कि उसको जब जाति का पता चलेगा तो वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, या उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा हमारे प्रति, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंस हम सबके हैं। यस, तो इसीलिए आप सोचिए कि अगर कोई इंसान हमेशा खुद के आइडेंटिटी को लेकर अगर वो असहज है, राइट, और वो किसी को बता नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर वो प्रेशर है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ। तो ये चीज़ है। ऊपर से अफोर्डेबिलिटी अगर हम लोग देखें कि मेंटल हेल्थ केयर जो है बहुत सारे वो अफोर्डेबल ही नहीं है। वो मतलब सिर्फ SC/ST पॉपुलेशन की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी बहुजन है, बाकी इवन जो गरीब सवर्ण है, उनके लिए भी ये इतना ईजी नहीं है। क्योंकि अभी भी आप प्राइवेट साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो साइकोलॉजिस्ट का आप देखेंगे थेरेपी के चार्जेस 1000 से मिनिमम 2000 तक जाते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनकी मेडिसिन की कॉस्ट, उनकी फीस वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो शहरों में हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। और ऊपर से जो है मेंटल हेल्थ जो फील्ड है, अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं अभी भी वो प्रिविलेज या हम लोग बोलते हैं अपर कास्ट कम्युनिटी से ज़्यादा है, तो उनके लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है। दे डोंट एक्नॉलेज कास्ट एज ए मेंटल हेल्थ डिटर्मिनेंट, एक सोशल डिटर्मिनेंट को मानते ही नहीं है। तो इसलिए जब वो सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं तो ये कास्ट को कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं, या उसको कंसिडर ही नहीं कर पाते, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपीरियंस। तो अगर जैसे मेरे साथ एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मैं शिकार हूँ, और इफ आई एम गोइंग थ्रू सम मेंटल हेल्थ क्राइसिस, मैं किसी सवर्णा मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाऊँ और उसको बताऊँ कि मेरे दोस्त ने मुझे चमार कहा, या मेरे दोस्त ने मुझे ये कास्लर दिया, या मेरी मेरिट को लेके सवाल उठाया, तो क्योंकि वो व्यक्ति जिससे मैं बात कर रहा हूँ एज ए थेरेपिस्ट, वो व्यक्ति जाति को लेके सेंसिटाइज नहीं है, उसको कास्ट को लेके ये समझ ही नहीं है कि कास्ट कैन ऑल्सो इफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। तो उस समय पे भी मुझे लगता है कि वो जो ज़रूरत है जिस सपोर्ट की, जिस थेरेपी की, वो नहीं मिल पाती होगी। आपको एक एग्जांपल दूंगा कि
दो साल पहले IIT मुंबई में एक सुसाइड हुआ था, दर्शन सोलंकी दर्शन नाम था। सोलंकी का। तो उसके बाद में वो दलित बच्चा था, 17 साल, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था, जस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स में उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और उसने सुसाइड कर लिया। तो उसके बाद में बहुत सवाल उठे IITs के ऊपर कि आप मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना चाहिए बच्चों को। तो IIT ने बोला कि हमारे पास तो बहुत सारे काउंसलर्स है, लेकिन कोई बच्चा वहाँ पे जाना नहीं चाहता, हाँ, ये कम जाते हैं। तो ये तो हमारा काम था कि सपोर्ट, मतलब सुविधा देना, फ्री सुविधा देना। लेकिन तो बच्चों से जब पूछा गया कि बहुजन बच्चों से जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं जाते, ये तो आपको सर्विस दिया गया है, ये तो और क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग रूम्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, यू कैन गो एंड तो बच्चों ने इंटरेस्टिंगली ये बात बोला कि क्यों नहीं जाना चाहते स्टूडेंट्स, क्योंकि इन्होंने जो वहाँ के काउंसलर्स है उनकी फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टा प्रोफाइल चेक की है और उनको पता चला कि इन लोगों ने कास्ट के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स दिए हुए हैं। सो दे डोंट फील कंफर्टेबल उनके पास जाने के लिए। राइट, तो एक सिस्टमेटिक एरर है, क्योंकि जैसे दर्शन सोलंकी का जिक्र हुआ तो कई रिपोर्ट्स जब ऐसी आती हैं, जब हमारे बच्चे जो हैं पायल तड़वी, रोहित वेमुला, जब वो इस तरह के कदम उठाते हैं तो जो एक रिपोर्ट आती है उसमें इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये कहती है कि ये बच्चे जो हैं वो जो मौजूदा पढ़ाई है, जो स्टडी है, उससे कॉप अप नहीं कर पाए, दे वर नॉट एबल टू कॉप अप विद द स्टडी, और इस वजह से वो दे फेल्ड समहाउ। कई बार लिखा भी रहता है, जैसे दर्शन वाले भी उसमें रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि ही फेल्ड टू कॉप अप विद द स्टडी, द कोर्स स्ट्रक्चर। तो वो इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं कि इट वाज अ रीजन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन विच वाज इफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ अल्टीमेटली। वो उसको मानते हैं कि ये तो डिजर्व नहीं कर रहा होगा या इसको समझ नहीं आ रहा होगा, इस वजह से इसने ये किया है। सो हाउ डू यू सी दिस सिस्टमेटिक इग्नोरेंस और द एरर? तो जैसे कि बात ऐसे कि रिजर्वेशन जब मिला तो उससे दरवाजे तो खुल गए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, लेकिन सिर्फ दरवाजे खोलना ये इनफ नहीं है, क्योंकि दरवाजे खोलने से एंट्री तो कर लिया, लेकिन आपने सिस्टम को ऐसे बना दिया कि आप तो अंदर आ गए अभी ज़बरदस्ती, मतलब बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, लेकिन हमने सिस्टम इतनी ऐसी बना के रखी है कि आप उसमें कोप अप ना कर पाओ या आपके लिए डिफ़िकल्टी हो। तो मुझे लगता है कि पहले जैसे मैंने बोला कि आइडेंटिटी क्राइसिस है, डर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए इनिशियल लेवल पे उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो इनिशियल लेवल पे अगर प्रॉपर सपोर्ट अगर हम लोग प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली उससे बहुत सारे बच्चे उससे कोप अप कर लेते हैं। और दो चीज़ें मुझे लगती है कि एक चीज़ हम लोग बहुत बार विक्टिम के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और विक्टिम को ही हम लोग ब्लेम करते हैं, उसको ही वीक मानते हैं। तो अभी बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उन्होंने ये शुरू किया है कि जो बच्चे मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाते हैं कि उनको इंग्लिश सिखाएंगे, उनको और कुछ चीज़ें सिखाएंगे कोप अप करने के लिए स्पेशल क्लासेस लेते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्लासेस ही स्टिग्मेटाइज उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज IIT खड़गपुर में जो एक सवर्णा प्रोफेसर थी जिसका वीडियो बाहर आया था, वो अंग्रेजी सिखा रही थी हमारे बच्चों को, और उसमें वो ऑनलाइन क्लास में ओपनली उनको कास्ट स्लर्स दे रही थी, गाली दे रही थी और उनको ह्यूमिलेट कर रही थी, उनके पेरेंट्स को ह्यूमिलेट कर रही थी। तो ये स्पेशल क्लास नहीं है बल्कि स्पेशल ट्रॉमा क्लास है। यस, तो वो भी है। और दूसरी बात ये है, तो अगर मतलब ये तो गलत ही हो रहा है, स्पेशल क्लास दे रहे हैं तो उसमें आप यही बताना चाहते हैं कि यू डोंट डिजर्व और आपको ज़रूरत है तो ये आप करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आप स्पेशल क्लास दे रहे हो, लेकिन उसके साथ आपके लिए भी और एक क्लास होनी चाहिए कि सोशल अंडरस्टैंडिंग, कास्ट सेंसिटाइज होने के लिए, सोशल अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको भी होना चाहिए एक क्लास, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप दोनों, आप इसमें कम हो हम इसमें कम है, समझो। हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक हो सकती है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में हमें और थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी भी तो ये अंडरस्टैंडिंग कम है और आपकी वजह से अगर ऐसे हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है और प्रॉब्लम्स हो रही है, तो दिस क्लासेस शुड बी फॉर बोथ। सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं तभी तो जाके सिस्टम चेंज होगी, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ हमारे बच्चों के लिए हम लोग क्लासेस देंगे और सिस्टम वैसे ही खराब की खराब रहेगी तो ये क्लासेस तो 100 साल और चलेंगे, लेकिन सिस्टम तो वैसे ही खराब बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि वी शुड नाउ कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन ऑपरेसर, नॉट ओनली मतलब विक्टिम के ऊपर सिर्फ उन्हीं को हम लोग उनको ही ब्लेम करेंगे, उनको ही वीक बोलेंगे और उन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, लेकिन सिस्टम चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक अकेला बच्चा सिस्टम्स के साथ कैसे लड़ेगा। तो हमें सिस्टम को कैसे ज़्यादा इंक्लूसिव कर सकते हैं, उसको कैसे ज़्यादा
डाइवर्सिफिकेशन उसमें ला सकते हैं। तो ये अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है तभी जाके कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है rather than just blame the victim theory. जैसे और एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं, जैसे कि पहले जो महिलाओं के साथ जब काम चलता था, जो महिला सशक्तिकरण और जेंडर बेस्ड जब काम चलते थे बहुत सारे, तो इनिशियल फेज में वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, उनको जेंडर मतलब उनको सबलीकरण के लिए उनको इंपॉर्टेंस देते थे, उनको सिखाते थे, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो जब उन्होंने मेल्स को इन्वॉल्व किया इस काम में, क्योंकि बहुत बार मेल ज़्यादा मारपीट करते थे या पेट्रियार्की का उनका चांस ज़्यादा था, तो वो जब दोनों को इन्वॉल्व किया, जब ऑपरेसर को उसमें इन्वॉल्व किया, तो वो काम और अच्छा हो पाया। तो ऑपरेसर्स को सुधारना बेसिकली, हाँ, कि जो कास्टिस्ट लोग हैं उनको सुधारो, हाँ, उनको बोलो कि जातिवाद नहीं करना है, तो सिचुएशन वुड बी बेटर, मच बेटर। यस, तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हो ना, बहुत लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से मेरिट कम हो रहा है या क्वालिटी कम हो रहा है, तो अगर आप सच में चाहते हो कि वो ना हो, तो आप अपना बिहेवियर चेंज करो, तो फिर इनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, और इनका परफॉर्मेंस अगर बढ़ेगा तो आप जो चाहते हो ना कि आगे जाए, मेरिट बढ़े, तो इंक्लूसिव होना पड़ेगा, इंक्लूसिव होना पड़ेगा। आप एक्सक्लूसिव उसको निकालने की फिराक में रहते हैं कि कैसे, जैसे स्कूल में हम देखते थे कि बच्चे को इतना जोर से मास्टर जी पीट देते थे, डंडे मार देते थे कि वो पढ़ना लिखना छोड़ दे, बैग उठाए और कल से बोले कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं। ये इस तरह के सर्कमस्टेंसेस अगर चेंजेस होंगे तो दैट वुड बी बेटर। मेरा एक और सवाल है कि जब आप, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स के साथ में भी आप डील करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं, जो मेंटल हेल्थ दलितों की है, जब वो उस पीड़ा से गुजरते हैं किसी भी जाति भेद से या किसी भी तरह की कास्ट एट्रोसिटीज से, तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, किस तरह का उनका व्यवहार होता है, किस तरह की पीड़ा में वो होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज यू सी विद इन द दलित पेशेंट्स? हाँ, जो ज़्यादा करके जो एट्रोसिटीज़ है या जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो फर्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा उनमें पाया जाता है हेल्पलेसनेस। उनको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। अच्छा। और ये जो हेल्पलेसनेस का जो फीलिंग होता है ना कि अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी पूरा अंधेरा है आगे, तो ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और दैट लीड्स टू सेल्फ हार्म या सुसाइड की तरफ लेके जाता है उनको, कि मेरे साथ अभी कोई नहीं है और अभी कुछ नहीं हो सकता, जो मतलब एक्सट्रीम निगेटिविज्म की तरफ वो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, तो वो एक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि सोच वहाँ पे आ जाती है, तो वो एक चीज़ होती है। फिर अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें तो उसमें उनको नींद नहीं आती, उनको बार बार फ्लैशबैक्स होते हैं कि उनके साथ जो हुआ है उसके फ्लैशबैक्स उनको होते रहते हैं। उनको अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। उसके बाद में ऐसा होता है कि वो हर चीज़ में डरने लग जाता है। तो मतलब जो सिंपल चीज़ जो है, अभी तो वो तो बड़ा इंसिडेंट हो गया, लेकिन अगर जो अभी छोटे छोटे स्टेप्स भी अगर उनको लेने हैं किसी चीज़ को लेके, तो सिंपल स्टेप्स भी वो उसमें ले नहीं पाते। और जैसे कि कांस्टेंट उसमें एंजाइटी लगना, कि जैसे हम लोग जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं, पैनिक अटैक आना, पैनिक अटैक आना, कि हर छोटी छोटी चीज़ में अगर उनको कोई अपना नाम भी पूछ ले, अगर कोई बोल रहा है तुम्हें कोई मिलने आ रहा है, तो वो डर, तो भी वो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। यस, या फिर उनको कभी कभी मतलब इवन सीवियर केसेस में जैसे हेलुसिनेशंस भी लगने लग जाते हैं कि कोई उनको मारने आ रहा है, कोई उनको कुछ कर देगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनको होती है। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हम लोग बोलते हैं कि एक बार ट्रॉमा हो गया, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसकी जो मेंटल हेल्थ सिम्टम्स है, वो काफ़ी महीनों तक आपको हो सकते हैं। और वो अगर ज़्यादा रहे तो उसके बाद में आप डिप्रेशन में जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स होते हैं। और बहुत बार हमने ये भी देखा गया है कि लेट्स से कि बहुत बड़ा ट्रॉमा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे या कुछ डिस्क्रिमिनेशन के फेजेस हुए हैं। तो इस केस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग एडिक्शन की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो मैंने देखा है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ में एडिक्शन का जो ये है परसेंटेज है, बाकी कम्युनिटीज़ से बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जैसे कि हमारे पास में मैंने बोला कि साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट नहीं है, या हमारे पास में कोई कोपिंग मैकेनिज्म्स इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए बहुत सारे लोग अल्कोहल की तरफ जाते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि हमने जब स्टार्टिंग फेज ऑफ माई करियर था, हमने एक बार जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनके साथ हम लोग कैंप्स करते थे। उनके एरिया में जाके मैं कैंप करता था, मैं नया था, सीख रहा था। तो बहुत सारे लोग आते थे हमारे पास में और वो बोलते थे कि वो शराब का उनका बहुत प्रॉब्लम है और शराब छुड़ाना है। तो हम लोग उनको काम करना पड़ता है। तो सिंपल है कि हमारे काउंसलर्स थे,
हम तो उनको समझाते थे कि नहीं अल्कोहल पीना इतना ख़राब है, ये है वो है। तो हम जैसे कि हमारे बुक्स में दी हुई जो काउंसलिंग है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो देते थे। लेकिन उससे तो कुछ होने वाला नहीं। वो बोलते थे कि आप एक बार हमारे साथ आइए, देखिए हम कैसे काम करते हैं। तो वो जहाँ आप जब गटर के यहाँ पे जाते हैं तो जस्ट आपके अगर पैर थोड़ा सा लग गया पैर में शूज़ को, तभी आप असहज महसूस करते हैं, हो जाते पानी से धोते हो या सैनिटाइज करते हो। हम तो उसमें उतरते हैं, हम उतर के इतना काम करते हैं। तो आप सोचिए कि वो उतरने के लिए हमें क्या करना होगा। तो कोई ये कर नहीं सकता। और ये करने के बाद में नहा धो के जब हम लोग बाहर निकलते हैं इतना इंपॉर्टेंट काम करके, तो लोग हमसे दूर भागते हैं। तो वो जो सिवेज में जाने वाला दलित है, जो मैनुअल स्क्वेंजिंग करने वाला दलित है, उसकी मेंटल हेल्थ का क्या वो एग्जिस्टेंस है उसका, क्या वो इवन रिकग्नाइज्ड है कि इनका मेंटल हेल्थ भी, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का ही ध्यान नहीं है। वो ऑक्सीजन उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका ही ध्यान नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, कोई मशीन नहीं है, और रोज की मौतें आती हैं। तो इवन क्या वो रिकग्नाइज है कि ये जो व्यक्ति जा रहा है गटर में, इसकी मेंटल हेल्थ का भी कुछ तो होता है मेंटल हेल्थ। हम हमारे मतलब सिस्टम में सोचती नहीं है, और हमें सोचना चाहिए। और इस जैसे कि कोई गटर ने उतरने वाला का तो हमने बात किया, मैनुअल स्कैवेंजर है। लेट्स सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे शहरों में बहुत बार जो शहरों में ऐसा होता है कि घर में आपके जो कचरा होता है, वो कचरा लेने के लिए कोई आदमी आके कचरा लेके जाता है और वो डाल देता है। तो मुंबई में जो है मैं रहता था, या सब बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि दिल्ली में भी होता है। तो जब वो बेल बजती है, वो सुबह लेने आता है, तो बहुत बार सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, देखो कचरा वाला आया होगा। तो हमें ये सोचना होगा कि सच में कचरा वाला कौन है। तो कचरा हमने किया है तो वो तो सफाई वाला है। तो बहुत बार उसको लोग कचरे वाला ही बोलते हैं। कचरे वाला इज द वेरी फेमस टर्म, वही चलता है बोलचाल में कि कचरा वाला आ गया है, तो कबाड़ी वाला आ गया है। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इवन जब वो उनको कितना बुरा लगता होगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उन्होंने भी बोला कि हमें कितना बुरा लगता है कि जो खुद कचरा कर रहे हैं और हमको कचरे वाला बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती है। और मुझे लगता है कि मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है, ये सिर्फ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमें कम्युनिटी की तरफ सोचना होगा। तो मेंटल हेल्थ, अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर की बात कर रहे हैं, और भी किसी समुदाय की बात कर रहे हैं, तो इनको मैं नहीं बोलता हूँ कि आप काउंसलर दो या साइकेट्रिस्ट दे सकते हो, ये बहुत छोटा काम हो सकता है। लेकिन जो हमें सिस्टमेटिक चेंजेस लाने पड़ेंगे एज ए सोसाइटी, एज ए पॉलिटिकल लेवल पे, जैसे कि आपने बोला कि मैनुअल स्कैवेंजर है, उनको अच्छे से इक्विपमेंट मिलना, उनकी अच्छी सैलरी होना। आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, वो तो मतलब पेपर पे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह अभी 150 से ज्यादा मौत बहुत सारे लोग मरे हैं। हाँ, लेकिन उनको कोई हर्जा, मतलब कोई ये नहीं मिलता, सरकार रिकग्नाइज नहीं करती, उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, उनको और कुछ भी सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ है कि अगर हम लोग अच्छा पे करें, रिस्पेक्ट करें, डिस्क्रिमिनेशन कम करें, तो फिर साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं होगी या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं होगी। और जैसे कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का रोल इसमें बहुत कम है। मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ ये ओवरऑल सोसाइटी का दायित्व है, नॉट ओनली कोई प्रोफेशनल का। तो हमें अगर स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या सोसाइटी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सब जगह पे अगर हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी या बंधुभाव या सबको इक्वली ट्रीट करना जब हम लोग सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मेंटल हेल्थ के जो हमारे प्रॉब्लम्स है बहुत हद तक कम हो जाएंगे। हाँ, तो मेंटल हेल्थ के कुछ डिजीजेस है, जैसे सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ये एक एक्सट्रीम लेवल के इलनेसेस होते हैं जिसमें आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। ये इनको साइड में रख दीजिए, लेकिन ये कुछ परसेंटेज, 4-5% लोगों को हो सकते हैं। लेकिन जो बाकी जो स्ट्रेस है इतने सारे लोगों को हो रहा है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ स्ट्रेस है, और इसको सोसाइटी ठीक कर सकती है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इंडिविजुअल कितने लोगों को ठीक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में खुल के बात करनी चाहिए, और ओवरऑल सब लेवल पे हमें थोड़ा थोड़ा उसको सेंसिटाइज करके, बात करके, इसके बारे में हमें डिस्कशन आगे लाना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बारे में जिक्र हो। हम दलित फैमिलीज में देखते हैं, दलित बैकग्राउंड के लोगों में देखते हैं कि जैसे आपने बोला कि उनका कांस्टेंट ह्यूमिलेशन होता है। जाति के नाम पे ताना मिलना, मेरिट के नाम पे ताना मिलना, और बहुत सारे लोग उसी के साथ जीना सीख लेते हैं। क्योंकि वो रेजिस्टेंस करना मतलब जोखिम मोल लेना। अगर मैं किसी गांव में किसी व्यक्ति को अगर मैं उसको कन्फ्रंट करता हूँ तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मेरे ऊपर हिंसा होगी, या मुझे सोशल बॉयकॉट कर दिया जाएगा, या किसी भी तरह से मेरे को परेशान किया जाएगा।
तो हाउ डू यू सी कि जो दलित्स हैं जो इस कॉन्स्टेंट ह्यूमिलेशन में जी रहे हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यही लाइफ है, और दे सम ऑफ देम दे डू नॉट सी बियॉन्ड कि नहीं ये सही नहीं है, वो उसको अपना नसीब मान लेते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? यस ये मैं एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ आपको बताना चाहूँगा। इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अगर सिंपल भाषा में आपको बोलूँ कि समझिए कि आपके दिमाग में पहले एक थॉट है, तो बिकॉज ऑफ वो थॉट की वजह से अनकॉन्शियसली आपका बिहेवियर एक तरह का हो जाता है, और वो उस बिहेवियर की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो रिजल्ट्स आपके पहले वाले थॉट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। आपको एक सिंपल उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। समझो दो लड़कियां हैं, सीता और गीता, जैसे एक नाम के लिए पकड़ के चलिए। ये दोनों एक फर्स्ट ईयर में आई हुई लड़कियां हैं कॉलेज में। दोनों सेम है दिखने में, इंटेलिजेंस में, बाकी सब चीज़ों में, स्मार्टनेस में दोनों सेम ही है, लेकिन दोनों के थॉट्स अलग है। तो जो सीता है उसको लगता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मेरे साथ बात करना नहीं चाहते, और मैं किसी को पसंद नहीं हूँ, तो मैं अकेली रह जाती हूँ हमेशा। ये उसके थॉट्स है। और गीता जो है उसको लगता है कि नहीं, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं, मैं जहाँ पे भी जाऊँ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती हूँ। ऐसे उसके थॉट्स है दोनों के। अभी क्या होता है कि कुछ दिनों बाद उनके कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी आती है। तो दोनों रूममेट है, दोनों अपना बंधन के एकदम अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के वो दोनों अभी जा रही है। जब जो ऑटो में अभी जा रही है वो वेन्यू पे, तो उनके दिमाग में वो थॉट्स स्ट्रांग है। तो अभी उस थॉट की वजह से उनका बिहेवियर कैसे होता है देखिए। तो सीता का जो निगेटिव थॉट है उसकी वजह से क्या होता है, जैसे वो पार्टी में एंट्री करती है वो एक कोने में जाके खड़ी हो जाती है। तो ऑब्वियसली वो कोने में जब खड़ी हो जाती है तो किसी का ध्यान भी नहीं कि सीता यहाँ पे आई हुई है, तो कोई उससे बात नहीं करता, कोई खुद जाके उसको ये नहीं करता, वो भी किसी को स्माइल नहीं करती, तो वो अकेली वहाँ पड़ जाती है वहाँ पे। और ऑन द अदर हैंड गीता का थॉट है कि सब मुझे पसंद करते हैं, तो गीता जैसे जाती है सबको हाय कैसे हो क्या हो स्माइल देती है, बात करती है, ओपनली सबके साथ डिस्कस करती है। तो 5-10 मिनट बाद उसके साथ आजू बाजू में 5-6 लोग बात कर रहे हैं, वो हंस रही है, शी बिकम ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो उधर से गीता देखती है दूर सीता खड़ी है अकेली, और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो दोनों के मन में क्या ख्याल आता है कि देखो हमने जो सोचा था वो सही निकला। तो उनका थॉट अभी और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। मतलब सीता का जो पिछले थॉट से रिलेट कर रहे तो मैं तो कह ही रही थी, मैं तो कह ही रही थी कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। इज इट दिस सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो आप जिक्र कर रहे हैं, इज इट सेल्फ डाउट, सेल्फ यू नो, ये आपके अंदर से आ रहा है, या ये सर्कमस्टेंशियल जो चीजें हैं, सिचुएशंस है, आपको ताना देना कि अरे तू तो ऐसी दिखती है, तू खराब है, तेरे को तो बोलना ही नहीं आता, तेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तेरे बाल खराब हैं, ये उससे भी प्रभावित होता है, या ये एक तरह का डिसऑर्डर है? हाँ, ये एक डिसऑर्डर तो नहीं बोल सकते, ये एक कंसेप्ट है। और ये नॉट ओनली सेल्फ डाउट, ये पॉजिटिवली भी काम करता है। तो अगर हम लोग पॉजिटिवली बात करें कि अगर पॉजिटिव थॉट्स अगर होंगे, जैसे गीता के थॉट पॉजिटिव थे, तो उसका बिहेवियर भी उसी तरह का पॉजिटिव था, तो उसके एक्शंस भी वैसे रहे, और उसको जो रिजल्ट मिला वो भी उसी तरह का मिला। तो अगर आपके मन में निगेटिव थॉट्स है तो शायद आपके रिजल्ट्स भी निगेटिव आएंगे, और वो आपके थॉट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारे समाज में बहुत सालों से ऐसे हमको बताया गया और हमने मान लिया कि आप किसी काम के नहीं हो, आप पढ़ने लायक नहीं हो, आप दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ यही नीचे वाला ही काम कर सकते हो। तो ये हजारों सालों से हमने मान लिया। तो ये मानने की वजह से हमारा थॉट भी उसी तरह से हो गया। तो जब बहुत सारे लोग इसको मानने की वजह से वो खुद के ऊपर ही डाउट करते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं, उनके ऊपर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, लो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर हम लोग पॉजिटिवली, अगर ये इस बात को हम लोग ना माने और इस बात को क्वेश्चन करें क्यों ऐसा किसने बोला है, तो ये तो हमारे ऊपर निगेटिवली किसी ने थोपा हुआ है। तो अगर जब हम इसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तब हमारा बिहेवियर भी उसी तरह से चेंज होता है। अगर हम लोग एग्जांपल ले डॉक्टर अंबेडकर जी की, उनके लाइफ से ही अगर हम लोग उनकी कथनी अगर जो ये जानेंगे उनका जो चरित्र है, तो उसमें हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं उनके जो पिताजी थे और उनके जो घर वाले थे, वो स्टार्टिंग से डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ऐसे ही सोचते थे कि वो आगे जाके बहुत बड़े कुछ बनने वाले हैं। हाँ, वो शुरू से ही कॉन्फिडेंस में कि नहीं, ये तो कुछ बड़ा करने वाला है। हाँ, तो उनमें भी वो था कि मैं कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं, तो उनके मन में भी ये था कि मुझे कुछ बड़ा काम करना है। तो उनके साथ भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके भी बहुत सारे चैलेंजेस हुए, लेकिन उनका सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी शायद वो गीता की तरह था कि यस मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो
इस थॉट्स से जब वो आगे गए तो उनके एक्शंस भी वैसे रहे कि मुझे और मेहनत करनी होगी, मुझे और कुछ पढ़ना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो ये होता है, तो वो उनके लिए पॉजिटिवली काम किया। लेकिन और इसलिए अंबेडकर हमेशा बोलते थे कि फ्रीडम, मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ नॉट इनफ अनटिल एंड अनलेस यू गेट फ्रीडम ऑफ योर माइंड। तो जब तक हम हमारे मतलब मन की जो गुलामगिरी है उससे जब हम लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये हमें जो हमेशा बताया गया कि आप किसी काम के नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, इस गुलामगिरी से जब तक हम लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक मुझे लगता है कि हम आज़ाद नहीं हैं। और जब हम लोग ये मन की जो ये गुलामगिरी से जब हम लोग बाहर निकलेंगे तब मुझे लगता है कि बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ के जो क्राइसिस है इन सब से भी हम लोग बाहर आ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आजकल हमारे बहुत सारे जो युवा हैं या फिर बहुत सारे जो, जैसे मेरे वाला इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ डाउट है, तो उसकी वजह से बहुत सारे युवा जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के आते हैं, वो सोशल मीडिया से एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो वैलिडेशन पाने के लिए या इन सब एंजाइटी, इन सब चीज़ों से दूर जाने के लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये थोड़ा ओपन है और इससे हम लोग थोड़ा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो उसमें उनका टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। तो सेल्फ मीडिया एडिक्शन में भी ऐसा पाया गया है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बच्चे इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं बिकॉज ये सब जो उनको नहीं मिलता है, एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन, वो उनको शायद वहाँ मिल जाता है, लाइक्स मिल जाते हैं, तो उसमें भी वो एक देखा गया है। बट सोशल मीडिया पे अभी जैसे हम कई लोगों से बात भी करते हैं तो सोशल मीडिया में कास्ट स्लर्स का इस्तेमाल होना या जाति को लेके गर्व महसूस करना, जैसे बहुत बार आप देखेंगे कि जैसे छपरी एक वर्ड है जो कि कास्ट स्लर है। महाराष्ट्र में एक जाति है जो छप्पर बांधने का काम करती है, जिसको छपरी एक डिग्रेड करने के लिए या ह्यूमिलेट करने के लिए, जो शायद बहुत अच्छे कपड़े ना पहने हो, जिसका हेयर स्टाइल थोड़ा फंकी हो या वो शायद उन स्टैंडर्ड्स में फिट ना हो, उसको लोग छपरी कह देते हैं कि ये तो छपरी क्रिएटर है। या जाति के कई तरह के ऐसे नाम हैं जिसको जोड़ दिया जा सकता है, तो कंजर है, भांड है, ये सब जाति से जुड़े हुए अनुभव हैं। और दूसरी तरफ लोग अपने जाति के नाम का प्लेट लेके कई बार खड़े होते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं यादव हूँ, मैं या बामन हूँ, वो इस तरह से उसको शो ऑफ करते हैं कि दे आर प्राउड ऑफ देयर कास्ट आइडेंटिटी। तो ये सोशल मीडिया की जो एक्सपीरियंसेस हैं कई बार ये भी ट्रॉमा लेकर आते हैं क्योंकि आपको ह्यूमिलेट किया जा सकता है। सो हाउ डू यू सी दिस डिजिटल काइंड ऑफ आइसोलेशन विद इन द सोशल मीडिया एंड स्टिग्मा ऑन दलित आइडेंटिटी? इसके मतलब दोनों फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसे कि कभी कभी आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हो जो आपके कम्युनिटी के हो और उससे सॉलिडारिटी एक तैयार होती है या एक ग्रुप तैयार होता है। और ऐसे बोला जाता है कि अगर आप माइनॉरिटी या आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से आते हो तो आप अगर ग्रुप में रहेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये एक फ़ायदा होता है, आपको खुद एक्सप्रेस करने के लिए मौका मिलता है जो शायद हमको इतने सालों तक एक्सप्रेस करने का मौका नहीं था। तो वो एक उनको मिलता है कि चलो हमने एक्सप्रेस तो कर पाए। तो ऐसे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये जो एक्सप्रेस होते हैं, अपनी जो ओपिनियंस देते हैं, उससे खुश नहीं है। उनको लगता है कि ये अभी आके हमें सिखा रहा है। तो ऑब्वियसली वो कास्टी स्लर यूज़ करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं। तो ये तो होता ही है। और उससे ये कोई समझो किसी ने ये किसी और को कास्ट के ऊपर ट्रोल किया गया है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पढ़ने वालों के ऊपर, आपके ऊपर भी होता है, रिजर्वेशन को लेके या किसी भी पढ़ने वालों के ऊपर भी वो होता है। तो डेफिनेटली ये सोशल मीडिया ने नया फॉर्म ऑफ कास्टिज्म शुरू किया है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो वी शुड बी अलर्ट कि उसके बारे में हमें ये करना चाहिए। नीलेश, एक और मेरा सवाल है कि दलित कम्युनिटी खासकर कई तरह की पीड़ाएं हैं उनके साथ में, शिक्षा की कमी है, अंधविश्वास है। जब वो हेल्थ इश्यूज उनको कोई होते हैं तो वो उसमें अंधविश्वास भी आ जाता है और कई बार वो बोलते हैं कि ये वाली माता नाराज़ हो गई, ये वाला बाबा नाराज़ हो गया, और वो मेंटल हेल्थ को तो कंसिडर ही नहीं करते। वो तो फिज़िकल हेल्थ को ही मान लेते हैं कि वो उसका हमने चढ़ावा नहीं चढ़ाया या उसका हमने कुछ अपमान कर दिया जिसका बदला हम ले रहे हैं या इस तरह से हमारे साथ हो रहा है। मेंटल हेल्थ में कई तरह की कैटेगरीज हैं जिसमें हेलुसिनेशन हो सकता है, आपको कोई छवियाँ दिख सकती हैं, आप खुद से बात कर सकते हैं या आपके बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। क्या दलित्स में मेंटल हेल्थ को लेके कोई अलग से स्टिग्मा है कि देखो ये तो नहीं, भूत प्रेत का मामला है ना, ये तो इसको किसी ने पोजेस कर लिया है? वो भी आपको लगता है कि दलित्स में एक अलग तरह का स्टिग्मास हैं मेंटल हेल्थ को लेके और वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है व्हेन यू कन्विंस देम दैट इट इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ?
हाँ यस, तो मतलब ओवरऑल इंडियन समाज में अब हम देखा जाए तो ये तो सुपरस्टिशंस वगैरह ये तो है ही, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम लोग दलितों की या आदिवासी और ये कम्युनिटी की अगर बात करें तो बहुत बार जब ये मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आए हैं और उनके ऊपर इतना अन्याय हुआ है, हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, तो बहुत बार उनको ऐसे ही उनको जब जो कास्ट सिस्टम जब फॉलो की गई तब उसको बताया गया कि ये भगवान ने या किसी ने दिया हुआ सिस्टम है, इसको हमें चलाना है, और अगर आप वो नहीं मानेंगे और अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो भगवान नाराज होगा, पाप लगेगा। तो बहुत बार जब कोई भी हेल्थ इश्यूज होते थे तो हेल्थ इश्यूज में वो इसी तरह से दिखाते थे कि ये आपने कुछ गलत किया होगा इसलिए भगवान नाराज हुए हैं। तो इससे वो सुपरस्टिशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, क्योंकि सुपरस्टिशन अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो कुछ कम्युनिटीज़ को उसका फ़ायदा होता है। तो इसलिए डेफिनेटली हमारे समाज में ये सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको हमेशा बताया गया है कि आपने गलती किया इसलिए आपके साथ में ये हुआ है। तो बहुत बार अगर देखा जाए तो गलती सिर्फ दलित कम्युनिटीज़ ने ही किया है ऐसे ही उनको हमेशा दिखाया गया है, और उसकी वजह से भी सुपरस्टिशंस कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, और उसे डील करना डेफिनेटली डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत बार शिक्षा की कमी होती है। और मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत बार हमारे पास में जो रिसोर्सेस ही इतने कम है, देखा जाए तो बहुत कम साइकेट्रिस्ट है जो गाँव में काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है, वो जाना ही नहीं चाहते वहाँ पे। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके पास में ऑप्शन ही नहीं बचता कि वो कहीं कविराज के पास जाए, ओझा के पास जाए और उससे कुछ कराए, क्योंकि वो बाजू में अवेलेबल होता है, वो 50-100 रुपए में वो मान जाता है और कुछ तो सोल्यूशन देता है। तो इनको कुछ तो सोल्यूशन चाहिए होता है, लेकिन साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट अभी कुछ 50-60 साल पहले आए हैं, और अभी भी जो भी है वो लग्जरी, हाँ लग्जरी, यू कैन अफोर्ड, बिकॉज गोइंग टू ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। एक सिटिंग में हो रहा है, जैसे आप 1 घंटा बात किए हैं तो वो 1000 से लेके 10,000 तक 20,000 तक हमको पे करना पड़ सकता है, जो शायद दलित के लिए तो है ही नहीं। तो एक तो है वो शहर में बैठे हुए हैं, एक तो वो एक्सपेंसिव है, दूसरी बात है कि आपको पता नहीं कि वो रिलेट कर पाएगा कि नहीं, मतलब आपके जो प्रॉब्लम है एक्सपीरियंसेस ही नहीं है। तो उस केस में कभी कभी क्या होता है कि वो अगर कहीं अपने लोकल एरिया में फेथ हीलर के पास जा रहा है और कुछ तो सोल्यूशन उसको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ आके अगर वो 10,000 रुपया एक बार का विजिट का वो खर्चा करेगा तो वो शायद 1 महीने में ही उसका हालत खराब हो जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। Even most of the Dalits, we live in the metro cities, we cannot afford to pay 10,000 rupees just for a one session 1 घंटा 2 घंटा का, that's not possible for us. तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि वो लोग जो होते हैं वही अपना लोकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं। तो बहुत बार जब मैं गांव में जाता था और मैं उनको बोलता था कि आप ये साइंस को मानो, ये मत करो, वो मत करो, तो उनका सवाल होता था कि ठीक है हम लोग नहीं मानेंगे तो आपको साइकेट्रिस्ट लाके दो, आप हमें सिस्टम लाके दो। तो आप मतलब ये भी नहीं दोगे और वो भी नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो समाज जो है अपना वे खुद ढूंढने की कोशिश करता है, they have to come over of it, वो उनको चाहिए होता है। और उनका है कि एटलीस्ट जब वो समझो किसी ओझा के पास, फेथ हीलर्स के पास जाते हैं और उनको भले ही रिजल्ट ना मिले, लेकिन उनके मन में एक होता है कि हमने कोशिश तो की, क्योंकि कोशिश करके अगर सफलता ना मिले तो भी आदमी ठीक रहता, उसको लगता है कि ठीक है कुछ तो मैंने किया, लेकिन अगर वो कोशिश ही नहीं करेगा तो उसको और भी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो नीलेश, बहुत शानदार डिस्कशन है, मुझे लगता है कि दर्शक इससे ज़रूर रिलेट कर पाएंगे और उनको एक समझ बनेगी। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कि भारत में सुसाइड्स जो होती हैं करीब 1,80,000 के आसपास सुसाइड्स होती हैं, और अगर क्योंकि जाति का जिक्र स्पेसिफिकली नहीं होता है तो कुछ अनवेरीफाइड क्लेम्स हैं कि मोर देन 30,000 केसेस ऑफ दलित सुसाइड्स आर देयर इन इंडिया, जो एनुअल होती हैं, मतलब 30,000 के आसपास दलित सुसाइड करते हैं। उस पूरी प्रोसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट एट्रोसिटी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो जब कोई दलित व्यक्ति जाति के ट्रॉमा से गुजर कर इस तरह का खतरनाक कदम उठाता है, क्योंकि हमने देखा कि जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेटस वाले बच्चे हैं, जैसे डॉक्टर रोहित वेमुला, ही वाज अ स्कॉलर इन हैदराबाद यूनिवर्सिटी, डॉक्टर पायल तड़वी फ्रॉम नायर हॉस्पिटल, वो स्ट्रॉन्ग थी। हमारे कई बच्चे ऐसे हुए, कई कर्मचारी ऐसे हुए जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हम मानते हैं कि नहीं, वो एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में हैं, दे आर, वो सीखा है उन्होंने, दे आर लर्न, दे आर बेटर टू दी अदर दलित पीपल, वो भी इस तरह के कदम उठा लेते हैं। तो as a mental health expert, how do you see the suicidal thoughts? How do you see कि वो जब दिमाग में आता है तो उस समय किस तरह के अनुभव होते हैं और उससे कैसे डील किया जा सकता है? हाँ, तो जैसे कि आपने अभी कुछ नामों का जिक्र किया,
तो ये बहुत ही टैलेंटेड लोग थे कम्युनिटी के। और तो बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोग को ऐसा बहुत सारे यूथ को और जो रिसर्चर है या जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं कम्युनिटी के, उनको लगता है कि जब हम कुछ सक्सेस अचीव करेंगे, हमें एक अच्छी डिग्री मिलेगी, तो शायद हमारा ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, लोग हमें रिकॉग्निशन देंगे। लेकिन जब वो उस लेवल पे पहुंचते हैं तो उनको लगता है कि इन सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब उनमें आने वाला जो फ्रस्ट्रेशन है वो काफ़ी हायर लेवल का होता है कंपेयर टू जो अदर दलित्स। तो उसकी वजह से वो ऐसे कदम लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक डॉक्यूमेंट्री मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डेथ ऑफ मेरिट नाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्री है, डेथ ऑफ मेरिट नाम की। तो उसमें उस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि कैसे जो दलित कम्युनिटीज़ के जो बहुत होशियार बच्चे थे उन्होंने कैसे सुसाइड किया और क्यों किया। तो आप ज़रूर देखिए ये डॉक्यूमेंट्री। तो जैसे मैंने बोला कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और जो दूसरे जो मैंने बोला कि जो अदर जो दलित्स है जो नॉर्मल है, मतलब जो इतना पढ़े लिखे नहीं है शायद, तो उनमें भी जो हेल्पलेसनेस का फीलिंग है कि अभी कुछ चेंज नहीं हो सकता आफ्टर डूइंग सो मच, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज पहले से कम है और उनको पता है कि ऐसे कुछ बहुत बड़ा मिरेकल होने वाला नहीं है कि शायद सब कुछ उनके लिए चेंज हो जाए। वो हार मान जाते हैं। तो इसलिए हार जब मान जाते हैं तब उनमें सुसाइडल थॉट्स आना बहुत कॉमन होता है। और उस सुसाइडल और उस स्टेज में डिपेंड करता है कि आपकी सपोर्ट सिस्टम कितनी स्ट्रांग है। पहले सुसाइडल थॉट्स किसी को भी आ सकते हैं, मतलब प्रिविलेज लोगों को भी आ सकते हैं या मार्जिनलाइज लोगों को भी आ सकते हैं। लेकिन उस टाइम में आपकी सपोर्ट सिस्टम कितनी स्ट्रांग है उसके ऊपर भी आउटकम डिपेंड करता है। तो जब आपकी सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, जैसे कि आप सिंपल उदाहरण ले लें कि जब कोविड आया तो कोविड में सबको अफेक्ट किया, लेकिन जो ऑलरेडी प्रिविलेज थे वो सर्वाइव इजीली कर पाए, जिनके पास बैकअप था चीज़ों का, सिस्टम था, दवाई मिल रही है, कहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, सब चीज़ों का सोशल कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल, ये अगर आपके पास में होता है तो आप ये जो डिप्रेशन है, सुसाइडल थॉट्स है, उससे बच सकते हैं कुछ हद तक, 100% नहीं, कुछ हद तक बच सकते हैं। लेकिन जो दलित है, आदिवासी है, उनके पास में बैकअप नहीं होता है इन सब चीज़ों का। किसी शहर में आप पढ़ने गए हैं, शायद आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम ही ना हो, दोस्ती ना हो, बात कर पाए। और बहुत बार जैसे मैंने बोला कि हमारा आइडेंटिटी क्राइसिस होने की वजह से हमारे दोस्त भी कम होते हैं, क्योंकि हम सब चीज़ बोलने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लोगों को लगेगा हम वीक है। और मैंने तो देखा है कि जैसे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक मेडिकल कॉलेज में ग्रुप होता था दामा नाम का, डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो वहाँ पे वो ये करते थे, अंबेडकर जयंती मनाते हैं कॉलेजेस में, तो उसमें बहुत कम दलित SC/ST बच्चे जाते हैं। अच्छा, क्यों कम जाते हैं? क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर मैं वो जयंती का फेस्टिवल में जाऊँगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, क्या उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं इसमें जा रहा हूँ, रिवील हो जाएगी, हाँ, कास्ट रिवील हो जाएगी, या फिर मुझे और स्टिग्मा करेंगे। तो दो दे कम फ्रॉम द रिजर्वेशन, फिर भी वो उसमें नहीं जाते, बिकॉज़ कास्ट इज अ स्टिग्मा, दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। यस, लेकिन उनको ये नहीं समझता कि आप कितना भी छुपाओ वो छुपने वाला है नहीं, वो तो पता कर लेगा, पता कर लेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि इवन सपोर्ट ग्रुप्स फॉर्म करने में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम लोग कॉलेज में अगर कहीं पे गए और हम लोग बोलेंगे कि चलो हम लोग दलित आदिवासी बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट ग्रुप फॉर्म करना चाहते हैं, तो फिर भी वो इजीली बच्चे आएंगे नहीं उसमें, क्योंकि वही उनके लिए एक स्टिग्मा है, वही स्टिग्मा है, वही एक स्टिग्मा है, उनके लिए वो रास्ते की रुकावट बन जाएगा। हाँ, तो इसलिए भी बहुत बार जो अगर जैसे कि बहुत बार मैं बात किया हूँ SC/ST सेल के बहुत सारे अलग अलग कॉलेज से बात किया हूँ, तो उन्होंने बताया कि हम तो रेडी है, लेकिन बच्चे नहीं आना चाहते हमको हेल्प मांगने के लिए, बहुत कम बच्चे आते हैं जितना हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स वो वही है, जैसे हम जब हमारे साथ कोई फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन या एट्रोसिटी होती है तो हम थाने में भी जाने से डरते हैं, क्योंकि हमको पता है उधर से इंसाफ नहीं मिलेगा, वहाँ से डांट पड़ेगी, गाली दी जाएगी, तो वो जो प्रेशर है या वो जो तकलीफ है वो बढ़ जाएगी। तो इसी तरह, क्योंकि हम जैसा जिक्र कर रहे थे कि वहाँ हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं नहीं, सेंसिटाइज लोग हैं नहीं, तो वहाँ जाके भी आपको पीड़ा ही महसूस करनी पड़ती है। तो इसमें क्या हमें इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है या जो दलित बहुजन आदिवासी कम्युनिटी है, उसमें अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफर्टेबिलिटी हम अपने बच्चों में पैदा करें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डालें, मेरिट रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, इसको लेके उनको सेंसिटाइज करें कि जब उनको ताने मिलें तो वो घबराएं नहीं, उसको काउंटर कर पाएं, और उनके अंदर वो रेजिस्टेंस भी पैदा हो कि नहीं, डरना नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है।
या एक अप्रोच ये है कि जाति छुपा लो, चुपचाप रहो, सरनेम हटा दो और किसी को बताओ ही मत कि तुम कौन हो और अपना नौकरी पेशा करते रहो। तो इसमें से क्या बेटर रास्ता है? सेंसिटाइज होना या छुपाना? ऑब्वियसली छुपा के कितने दिन छुपाओगे ना, और छुपाने से आपको तो पता है तो अंदर से तो आप तो मतलब फिर भी डिफ़िकल्ट महसूस कर ही रहे हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप छुपा के जब बाहर आओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप केज में से बाहर आए हो। तो वो जो फीलिंग होता है रिलैक्स, ठीक है आपको जो बोलना है बोलो, ऐसा ही है। तो उससे जो रिलीफ मिलता है मुझे लगता है वो छुपाने से नहीं मिलता है। तो आज मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जो रिजर्वेशन के थ्रू जाते हैं, वो कॉलेज में छुपाते हैं कि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन लिस्ट तो लगा होता है, सबको पता होता है। तो आज बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनको खुद को रिजर्वेशन के बारे में जानकारी इतनी अच्छे से नहीं है। जो खुद भी रिजर्वेशन से आते हैं उनको भी नहीं होती कि उनको रिजर्वेशन क्यों मिला है, सोशल कैपिटल क्या है, कल्चरल कैपिटल क्या है, और वो जिस कम्युनिटी से आते हैं उनका दायित्व क्या है। अभी आप अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में गए हैं तो आपका पढ़ के अभी कम्युनिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए ये भी उनको नहीं पता होता है। और बहुत सारे जो मीथ फैलाए गए हैं अबाउट रिजर्वेशन, तो वो उनको किसी ने समझाया ही नहीं कि ये नहीं है, तो उसको सच मान लेते हैं। तो जैसे कि मैं ढूंढ रहा था, मैं देख रहा था कि मुझे भी जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी लगता था कि रिजर्वेशन से आना मतलब बहुत गलत बात है, आपने किसी का सीट खा लिया, आपने किसी को नुकसान कर दिया। तो मैं अभी कुछ दिन पहले गिल्ट बोलते हैं, मैं खुद देख रहा था कि ऐसे कोई बुक्स या ऐसे कोई रिसोर्सेस है क्या जो लोगों को रिजर्वेशन के बारे में सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में उनको समझाए। आर्गुमेंट्स भी हाँ, आर्गुमेंट्स दे, काउंटर आर्गुमेंट दे सिंपल भाषा में। तो मुझे ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स या कुछ सिंपल भाषा में नहीं दिखे। तो हमने हमारे संस्था के तरफ से हमारा एक नेक्स्ट मंथ हम लोग एक बुक पब्लिश कर रहे हैं, रिजर्वेशन, कास्ट एंड मेंटल हेल्थ, उसके बारे में। तो उसमें हमने ऐसे किया है कि जो ऑलमोस्ट 60 to 70 मिथ्स है अबाउट द रिजर्वेशन, उसको हमने एक स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। जो कॉलेज स्टूडेंट की एक स्टोरी है उसको हमने कन्वर्ट किया है, और उसमें सब आर्गुमेंट्स या फिर जो डाटा है उसको सब हमने दिया गया है। तो वो हम लोग 10 भाषा में उसको हम लोग पब्लिश करने वाले हैं, और हम लोग चाहते हैं कि वो हर एक कॉलेज स्टूडेंट्स के पास जाए, और जब वो वहाँ जाए तो उसको पता चले, कॉन्फिडेंट हो। तो क्योंकि मुझे पता है कि 11th स्टैंडर्ड में जब आप जाते हो तो रिजर्वेशन की लिस्ट जब आप देखते हो तो आपके मन में, सबके मन में हजारों सवाल आते हैं। वो करते भी है ना, आपको उस तरह से वो गिल्ट ट्रैप में डालते हैं कि oh, you don't deserve to be here. You are here just because of reservation. You don't have any merit, है ना? आप तो, आपको इतना ताना, इतना फनी वे में ही सही, कई बार वो हंसी मजाक में बोल देते हैं, तेरा क्या है, तेरी तो नौकरी लगी जाएगी, तो वो स्टिग्मास जोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट एक चीज बोलना चाहूँगा कि आइडेंटिटी एंड परफॉर्मेंस कितना अफेक्ट करता है, उसके बारे में कुछ रिसर्च हुए हैं। जैसे कि एक रिसर्च हुआ था फॉरेन कंट्री में, कि उन्होंने क्या किया था कि ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में एक रिसर्च किया था। तो उन्होंने क्या किया था, 50 ब्लैक्स एंड 50 वाइट स्टूडेंट्स लिए थे, एक ही मतलब सब्जेक्ट पढ़ने वाले, लेट्स से हिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे लिए थे, और उनका जो मार्क्स थे वो भी ऑलमोस्ट सेम थे, मतलब 70 परसेंटाइल वाले 50-50 सेम सब्जेक्ट वाले बच्चे लिए। और उन्होंने उनको एक क्वेश्चन पेपर दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसमें, और 1 घंटे बाद उसका रिजल्ट आया। तो अभी वो सब एक ही इसके थे, मार्क्स वाले सेम थे, तो उनका रिजल्ट सेम ही आया ऑलमोस्ट। बहुत ज़्यादा ऐसे किसी को 0 नहीं मिला, किसी को 100 नहीं मिला, परसेंटेज ऑलमोस्ट सेम आ गए। अभी क्या हो गया कि 1 घंटे बाद उसी डिफ़िकल्टी लेवल का उनको और एक पेपर दिया गया, और उसके बाद में जब जस्ट पेपर शुरू होने वाला था तब उनका जो एग्जामिनर था, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि ब्लैक स्टूडेंट्स आर डम। अच्छा, हाँ, और वो उनको कुछ पढ़ना नहीं आता, ऐसे उन्होंने एक लाइन कुछ लिख दिया। अभी फिर से पेपर शुरू हो गया, और सेम डिफिकल्टी लेवल का पेपर था। अभी क्या हुआ, अभी जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में जो ब्लैक बच्चे थे उनको 30% कम मार्क्स आ गए, विथ ओनली 1 सेंटेंस। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग सेटिंग्स में, मतलब स्पोर्ट्स में या लड़का लड़की, उसमें चेंज किया, तो उसमें भी सेम रिजल्ट आए। यही एक वर्ल्ड बैंक ने भी एक स्टडी किया था। उन्होंने जैसे कि दिल्ली में जो स्लम्स के बच्चों को उन्होंने ऐसे पूछा था कि 4th या 5th स्टैंडर्ड के बच्चे थे स्लम्स के, तो उनको एक पेपर दिया
उसमें उनको फर्स्ट पेपर में उनको नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ रोल नंबर लिखना था। और दूसरे पेपर में उनको अपना नाम लिखना था और अपनी जाति लिखनी थी। तो जैसे जिस पेपर में उनको जाति लिखनी थी उसमें सब दलित बच्चों का परफॉर्मेंस एकदम लो हो गया। तो आप देखिए कि सिंपल एक आइडेंटिटी की वजह से आपका परफॉर्मेंस कितना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है और पूरा आपकी करियर, आपकी ग्रोथ, आपका प्रोफेशन, सब उससे प्रभावित होकर बर्बाद हो सकता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ रिजर्वेशन लेके फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें हमारी आइडेंटिटी के ऊपर हमें बहुत ज्यादा काम करना है। You have to accept yourself कि आपने ये जातिवाद नहीं बनाया है। You are the victim of this caste discrimination या caste system। तो आपको खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि जाति छुपा लो और समाज से नाता तोड़ लो, नो मोर दलित्स बन जाओ, लेकिन वो कितना आपको बर्बाद कर सकता है, सेल्फ डाउट में डाल सकता है, उस पर आपको सोचने की ज़रूरत है। वक्त हो चला है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। भारत में हम बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, वो सरकारी लेवल पे है, एक सिस्टम के लेवल पर है। जब हम मेंटल हेल्थ पॉलिसीज़ की बात करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो भारत में मेंटल हेल्थ को लेके वैसे भी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। फिजिकल हेल्थ ही नहीं अच्छा है तो मेंटल हेल्थ पे तो लोग सोचते ही नहीं है। तो जैसे भारत में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी 2014 है, उसमें वल्नरेबल ग्रुप्स और मार्जिनलाइज सेक्शन का जिक्र किया गया है, लेकिन उसकी परिभाषा में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग ये आते हैं, गरीब आते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या दलित वर्ड नहीं आता है कि ये कास्ट जो है या इस तरह की पॉलिसी है वो सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ हो सकते हैं, इसके लिए वो मानता ही नहीं है। फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 बना, जो भी इसी तरह की चीज़ों पर बात करता है, बट कास्ट को एकदम इग्नोर कर देता है। वो कहता है आप गरीब हो सकते हैं, आप महिला हो सकते हैं, आप बुजुर्ग हो सकते हैं, आप बच्चे हो सकते हैं, विच कैन impact your mental health, but if you're a Dalit, if you're an Adivasi, you're an OBC, तो उसका मेंटल हेल्थ पे कोई असर नहीं है। तो आपको लगता है कि भारत में पॉलिसी मेकिंग में जब मेंटल हेल्थ की पॉलिसीज़ बन रही हैं, जब उसके लिए बजट एलोकेट हो रहा है, जब उसके लिए रिसोर्स या इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे हैं, तब कास्ट को भी एक फैक्टर रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए? व्हाट आर सजेशंस कि उसमें क्या सजेशंस हो सकते हैं, क्या एक मैकेनिज्म हो सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं खुद एक पॉलिसी मतलब मेंटल हेल्थ पॉलिसी कमेटी का मेंबर हूँ एक स्टेट का। तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें ऑलमोस्ट 19 या 20 मेंबर्स हम लोग थे, ग्रुप मेंबर्स जिन्होंने कमेटी में रखा था। तो जब हम लोग फर्स्ट मीटिंग में गए तो मैं सबके नाम देख रहा था। तो उसमें मुझे देखा कि जो 20 मतलब नाम से जैसे पता चलता है तो 20 मेंबर्स थे, उसमें से 17 से 18 लोग तो अपर कास्ट के थे। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे वही सवाल पूछा कि क्या इस स्टेट में सिर्फ अपर कास्ट लोग ही है जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं और बाकी मतलब रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो जैसे कि दलित है, आदिवासी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, माइनॉरिटी है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लोग हैं, डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी मेंटल हेल्थ कोई जानता ही नहीं क्या, मतलब उनके बारे में कोई हम लोग बात ही नहीं करना चाहते क्या, पार्ट ऑफ द पॉलिसी मेकिंग। तो अभी तक इंडिया में जितनी भी पॉलिसी हुई है वो 97 to 98% पॉलिसीज जो है अपर कास्ट या प्रिविलेज लोगों ने बनाई गई है, इसलिए शायद वो इतना एक्सेप्टेबल नहीं हो पाई। अभी भी हम लोग अगर मेंटल हेल्थ की बात करें, मैं अभी बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, वहाँ पे मैं बोलता हूँ, जब मैं कास्ट के बारे में जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे हंसते हैं। या अभी भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एज ए मेंटल हेल्थ टूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो सकता है। अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से फॉलो करेंगे तो मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें हम मतलब प्रॉब्लम्स हम लोग कम कर पाएंगे। ये जब मैं बोलता हूँ तभी भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हंसते हैं, तो जात करता रहता है। या फिर हम बोलते हैं कि अंबेडकर सबसे बड़े मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, ये जब हम लोग बोलते हैं तभी भी उनको पता नहीं चलता है। तो मुझे लगता है कि एक तो मेंटल हेल्थ फील्ड में रिप्रेजेंटेशन हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा कम है। तो रिप्रेजेंटेशन कम होने की वजह से ये बात डिस्कशन में आती नहीं है और बहुत बार एक्नॉलेज ही नहीं होती। तो पहले तो हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। जब रिप्रेजेंटेशन बढ़ेंगी, जब आवाज़ उठेगी, तो अभी मैं बोलता हूँ तो अभी थोड़ा थोड़ा वो सुन लेते हैं। तो एटलीस्ट तब जाके हम लोग इसके बारे में स्पेशल प्रोविजंस डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग जहाँ जहाँ पे मैं जाता हूँ वहाँ पे मैं दलित आदिवासी स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात उठाता हूँ, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्या ला सकते हैं ये बात बताता हूँ। तो एटलीस्ट डिस्कशन अभी स्टार्ट हो रहा है, मुझे ऐसे लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, हमारा रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि हम उसमें स्पेशल प्रोविजंस लाने की कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए हम लोग कुछ स्पेशल
जैसे मैं बोला आइडेंटिटी इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ और स्पेशल प्रोविजंस ला सकते हैं क्या, या उनके लिए स्पेशल काउंसलिंग सेशंस रख सकते हैं क्या, अफोर्डेबल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या, या उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है सिस्टेमिक चेंजेस क्या लाने चाहिए। जैसे कि कॉलेजेस में आपको ऐसे नोटिस बोर्ड पे नहीं लिखना है कि SC/ST बच्चों का ये है, उनकी स्कॉलरशिप आ गई है, या फिर इनका ये फीस बाकी है, या हर बार सरनेम लेने की ज़रूरत नहीं है, या स्पेसिफिक ऐसे कुछ चीज़ें है, या टीचर्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। हाँ, वो तो माँ सरस्वती का दिव्य प्रांगण है, आपने दाखिल होके उसको पॉल्यूटेड कर दिया, तो वो तो ये मान के बैठे हैं गुरु हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यस, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब सिस्टमेटिक चेंजेस जब लाएंगे, सिर्फ काउंसलिंग दो और सिर्फ साइकेट्रिस्ट को बुलाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जब तक हम हमारी सोच नहीं बदलेंगे, सिस्टमिक चेंजेस नहीं लाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं लाएंगे, तब तक मेंटल हेल्थ बिल्कुल मतलब सुधरेगा नहीं, ऐसे मुझे लगता है। तो ये सब हमें लाने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़रूरी बात आप बता रहे हैं कि सिस्टमेटिक चेंजेस हों और मेंटल हेल्थ में कास्ट और दलित एक्सपीरियंसेस को जोड़ा जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ नेशनल इमरजेंसी, मेंटल हेल्थ ऑफ द दलित पीपल। यस, वो इतनी ख़राब है, इतनी पीड़ा में लोग हैं वो, क्योंकि कम्युनिटी मीडिया में हम लोग काम करते हैं, तो जब हम ग्राउंड पे लोगों से मिलते हैं जो कास्ट एट्रोसिटीज़ के शिकार हैं या किसी तरह की ब्रूटैलिटी के शिकार हैं, और फिर वो किस पीड़ा में सालों रहते हैं, जस्टिस के लिए स्ट्रगल करते हैं, पुलिस में FIR हो इसके लिए स्ट्रगल्स करते हैं, खुद को बचा पाएँ इसके लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को ज़िंदा रह पाएँ कि कहीं उनको मार ना दिया जाए। उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है और वो कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा, वो कोई उसको अंडरलाइन नहीं कर रहा कि इट्स अ डिजास्टर, इट्स अ नेशनल इमरजेंसी। तो मुझे लगता है कि देश में, संसद में, विधायकों में ये डिस्कशन होना चाहिए कि दलित की मेंटल हेल्थ कितनी बुरी कंडीशन में है। बहुत बार हम लोग भी बहुत उस पीड़ा से गुजरते हैं क्योंकि हमें उसको कवर करना होता है। बहुत सारे विजुअल ऐसे होते हैं जो बहुत पीड़ादायक होते हैं, लेकिन बिना ब्लर किए, बिना सेंसर्ड हमारे पास आते हैं। तो वी हैव टू सी देम, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू चेक कि उसमें क्या फैक्ट्स हैं, क्या गलत हैं। तो बहुत पीड़ा कम्युनिटी जर्नलिज्म में भी है। सही है। तो मुझे लगता है कि इस पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी इससे ज़रूर अपना ओपिनियन बनाने में मदद मिली होगी। अंत में मैं यही अपील करूँगा कि अगर आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आप मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन से, उनको इस बारे में बात कीजिए। और कभी भी अगर कुछ गलत आपके दिमाग में आता है तो सोचिए कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके आसपास बैठे लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलेश आने के लिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और इस उम्मीद में कि हम एक बार फिर इस विषय को, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है और इसको एक एपिसोड में नहीं समेटा जा सकता, तो कभी फिर इस बारे में बात करेंगे। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और मेंटल हेल्थ की जो ये इंटरसेक्शनलिटीज़ है, इसके कनेक्शंस हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि जातिवाद की वजह से मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है? आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। आप अगर इसके कुछ सॉल्यूशंस आपके पास में हैं या आप ऐसे कुछ प्रोफेशनल्स को जानते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जानते हैं, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं ताकि बाकी जो लोग हैं कम्युनिटी के, उनको उसका लाभ मिल सके। आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और अपने पुरुषों को, महापुरुषों को, महामहिलाओं को याद रखें कि उनकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल रहा होगा, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी ख़राब रही होगी, लेकिन फिर भी वो उससे आगे निकले और हमारी ज़िंदगी को उन्होंने बेहतर बनाया। इस पूरी बातचीत के लिए आपने देखा, उसके लिए बहुत आभार। आपसे रिक्वेस्ट है कि द न्यूज़वीक को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें तो आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और सुशांत। अगले किसी एपिसोड में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।